उस दिन बाद में पता चला कि इससे पहले वो अपना काम पूरा करते मेरे मम्मी और पापा को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, रजत घर पहुंचा? अभी तक नहीं पहुंचा। सर, रजत घर नहीं पहुंचा? जयराम के घर नहीं है तो गया कहाँ वो? बच्चा कहाँ है? रजत कहाँ है? बोलो। वो यहाँ नहीं है। वो तो हमें भी दिख रहा है यहाँ नहीं है। कहाँ है? क्या किया बच्चे के साथ? हमने रजत के साथ कुछ नहीं किया। जब हम यहाँ आए उसे खोलकर उसके घर भेजने तो बच्चा चीखता चिल्लाता, कोई ना कोई देखता जरूर। स्कूल से घर के रास्ते पर जहाँ से रजत अकेला जाता है वहाँ कोई सुनसान इलाका पड़ता है? नहीं साहब, और वैसे भी दिन में तो हर जगह लोग होते हैं। रजत को अगर किसी ने उठाया है तो कोई ना कोई जान पहचान का ही होगा। हमने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके पता किया, रजत कहीं भी नहीं गया। और ऐसे वो स्कूल से सीधा कहीं जाता भी नहीं है बिना घर आए। मैडम, रजत के सारे दोस्त घर पहुंच गए? हाँ निर्मला, सारे के सारे। तो कहीं कोई एक्सीडेंट तो? नहीं, हमने इस बारे में भी पूछताछ की। तो फिर कहाँ गायब हो गया हमारा रजत? भावेश, अगर रजत को अगवा किया गया है तो किसी जान पहचान वाले ने किया होगा। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार पर शक है तुम्हें? कोई लड़ाई झगड़ा, पैसों के लेन देन? गए पुलिस के पास। पुलिस घर आई थी क्या? सादे कपड़ों में थी, पर उनकी शक्ल पर लिखा था वही है। फोन वोन टैप किए होंगे? हाँ, किए ही होंगे। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना है। जल्दबाजी में हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। यही सही रहेगा, चुपचाप बैठे रहते। हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है? हेलो, भावेश मेहता। कौन बोल रहा? अपने बेटे को देखना है तुझे? कहाँ है रजत? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? 75 लाख। 75 लाख? देखिए भाई, मेरा इमिटेशन ज्वेलरी का एक छोटा सा बिजनेस है। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई भावेश। मुझे पता है तुम 75 लाख बड़ी आसानी से दे सकते हो। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे 75 लाख की जरूरत है, उससे एक पैसा कम नहीं। मैं दोबारा फोन करूंगा बताने के लिए कि पैसे कहाँ लेकर आने हैं। कोई गलतफहमी नहीं हुई भावेश। मुझे पता है तुम 75 लाख बड़ी आसानी से दे सकते हो। मैं वो हूँ जिसे 75 लाख की जरूरत है, उससे एक पैसा कम नहीं। मैं इस आवाज को नहीं पहचानता सर। उसने तुम्हारा नाम लिया। उसने कहा कि 75 लाख रुपए तुम आराम से दे सकते हो। उसने ये भी कहा कि उसे पैसों की जरूरत है। अब या तो ये खुद तुम्हें जानता है या फिर ये किसी ऐसे शख्स को जानता है जो तुम्हें जानता है, और वो शख्स ये भी जानता है कि तुम इतना पैसा दे सकते हो। भावेश, कोई ऐसा है जिसने तुमसे पैसे मांगे हो और तुमने उसे देने से मना कर दिया? बिजनेस में किसी के साथ कम ज्यादा हुआ, किसी को पेमेंट किया उसे कम लगाओ, चीटिंग हुई ऐसा लगाओ। अब बिजनेस में इतने लोगों के साथ डीलिंग होती है मेरी, पता नहीं कौन कर सकता है ऐसा। मेरे 4 कामगार हैं जो कभी कभी उधार लेते हैं मुझसे, लेकिन आप तो उन्हें भी तोड़ चुके हैं। हमने उन्हें तोड़ा है भावेश, पर हमें कुछ पता नहीं चला है। कोई और है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया जिसे तोड़कर पता चल सके। देखो भावेश, जितने लोगों के साथ तुम्हारी डीलिंग होती है, जो तुम्हारे बिजनेस के बारे में जानते हैं, वो ये जान सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में एक वक्त में तुम कितना रोकड़ा खड़ा कर सकते हो। याद करो भावेश, कौन है तुम्हारे इतना करीबी जिसे पैसों की जरूरत है, जो इतना लोन नहीं ले सकता, तुमसे उधार नहीं मांग सकता, लेकिन ये किडनैपिंग करके ऐंठ सकता है ऐसा ख्याल पाल रहा है। भावेश, अपना पूरा ध्यान लगा कर सोचो कौन हो सकता है। तब तक हम ये पता करते हैं कि ये कॉल तुम्हें कहां से आया। सर, वो कॉल आउट ऑफ सूरत से थी, पर लोकेशन एकदम सुनसान जगह थी। जगह बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी सर। और नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? कोई प्रहलाद पटेल है भरूच से। सब मैं वहीं जा रही हूँ। भरूच का नंबर और कॉल सूरत से। देखो, ये प्रहलाद पटेल सच में है या सिर्फ कागज पे जिंदा है, वो भी जाली? रजत की मम्मी की हालत बहुत खराब है, डिप्रेशन में चली गई है वो। निर्मला, तुम कब से पड़ोसी हो इनकी? इस दिवाली पे 5 साल हो जाएंगे सर। अदिति बहन और भावेश भाई दोनों जान छिड़कते हैं रजत पर दोनों ही किसी जानी दुश्मन के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। निर्मला, क्या तुम बता सकती हो ऐसा कोई है? नहीं सर, पूरी कॉलोनी में यही बात हो रही है कि इतने अच्छे लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर देखो तो ये बात भी सच है कि भावेश भाई की माली हालत काफी अच्छी, पूरी कॉलोनी में सबसे अमीर परिवार है। कॉलोनी में किसी के साथ कोई रंजिश या ऐसा कोई जो हाल ही में घाटे में गया? अच्छा, ये चंदा भाई
भावेश के यहाँ घर काम करती ये है। नंबर मेरा नहीं है। पर ये सिम कार्ड तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, कैसे? कैसे मतलब? मुझे क्या पता। मैडम मेरा नंबर तो 4449087009 है। आप अपने मोबाइल से फोन लगाइए, यहाँ पर ही लगेगा। कल इस नंबर से सूरत में एक फिरौती का कॉल आया है, एक बच्चा अगवा हुआ है। मैडम मेरा यहाँ अच्छा खासा डेयरी का धंधा चल रहा है और आप कहाँ मुझ पर ये किडनैपिंग वगैरह का चार्ज लगा रही हैं? जाहिर सी बात है किसी ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ प्रवीण भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जयराम, तू कैसा है? हाँ बस ठीक हूँ, चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है ना जयराम? हाँ सब ठीक चल रहा है। क्यों भाई? नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? प्रवीण भाई ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं वो अश्विन बता रहा था कि लकी कुछ खोया खोया सा रहता है जब खेलने आता है। घर में कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं प्रवीण भाई, कोई मसला नहीं है। और मसला मतलब कौन सा मसला पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ जयराम, तेरा काम कैसा चल रहा है? नए ऑर्डर मिले कुछ? अभी नहीं भाई, ट्राई चल रहा है। कुछ पैसे तो नहीं चाहिए? नहीं भाई। देख अगर जरूरत हो तो सामने से बोल देना। वैसे मेरा काम बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ निकाल दूंगा तेरे लिए। जी भाई। भरूच के इस प्रहलाद पटेल के नाम जो सिम खरीदा गया है, सर उससे सिर्फ एक ही कॉल हुआ इस भावेश को, उसके अलावा कोई कॉल नहीं। इसका मतलब ये सिम सिर्फ इसी कॉल के लिए खरीदा गया था। और सर प्रहलाद पटेल का रजत के पिता भावेश मेहता के साथ कोई रिश्ता नहीं है। 3 दिन पहले 75 लाख मांगे गए, फिर एकदम चुप। उसके बाद अभी तक एक भी कॉल नहीं आया ये बताने के लिए कि पैसे कहाँ डिलीवर करने। क्या ये किडनैपिंग वाकई में पैसों के लिए हुई है? सर दुश्मनी का कोई एंगल उभर कर सामने तो नहीं आ रहा है। भावेश ने जो लिस्ट दी थी उसके बिजनेस के एक एक कॉन्टैक्ट को खंगाला है। बस साहब, जितने भी किडनैपिंग गैंग है इस इलाके में लगभग सबको तो आप लोग अंदर कर चुके हो। गुरु ये कोई नया गैंग तो नहीं है? वो मेरी गैंग पता लगा लेगी साहब। ये किडनैपिंग पैसों के लिए ना हुई हो, पेशेवरों का काम ना हो। और बच्चा तो अगवा है, फिरौती के लिए कॉल भी आया। इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कब्जे में तो है। लकी बेटा, तू हमारे साथ है ना? अपने मम्मी पापा के साथ? हाँ। ये ले आइसक्रीम खा और किसी से कुछ मत कहना। पापा मुझे उसका नाम मालूम है। कोई बात नहीं। स्कूल के रास्ते पर दीवार पर उसका पोस्टर लगा हुआ था और नीचे पुलिस का नंबर भी लिखा हुआ है। तो तू क्या करना चाहता है? पुलिस को फोन करना चाहता है? उन्हें सब बताना चाहता है? पर पापा वो हमारे घर पर क्यों है? बेटा आइसक्रीम निकल रही है, आइसक्रीम खा लो। पापा मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। वो हमारे घर पर क्यों है? आप रजत के साथ क्या करने वाले हो? जोर से मत बोल, उसका नाम मत लेना। आप उसके साथ क्या करने वाले हो? वो हमारे घर पर क्यों है? उसे बांधकर क्यों रखा गया है? लकी बेटा तू हमारे साथ है ना, अपने मम्मी पापा के साथ? तो तू डर मत, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। बस एक छोटा सा काम है, जैसे ही वो काम हो जाएगा मैं उसे खोल लूंगा। पर वो हमारे घर पर क्यों है? बेटा अभी तू नहीं समझेगा। उसे किडनैप किया है ना पापा? देख अभी के लिए बस इतना समझ ले कि मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तब तक तू चुप रहेगा। अश्विन भाई से, बड़े पापा से कुछ नहीं बोलेगा। स्कूल में भी इसके बारे में किसी से बात नहीं करेगा। अगर तू करेगा तो तकलीफ में कौन आएगा? आप और मम्मी। हाँ, और तू मुझे और मम्मी को तकलीफ में देख सकता है? तो तू चुप रह, नॉर्मल रह। आइसक्रीम खा। भगवान करे कल वो पकड़ा जाए। मैंने पैसे रेडी रखे हैं सर। मैं तो 75 लाख देने को भी तैयार हूँ। तोल मोल तो मैंने आप लोगों के कहने पर किया। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए सर, और कुछ नहीं। वही होगा भावेश, रजत मिलेगा, जरूर मिलेगा। भावेश
कल हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कपड़ा बाजार की भीड़ में हम भी होंगे। तुम पर नजर रखें। उसने कपड़ा बाजार में कोई एग्जैक्ट ठिकाना नहीं बताया, मतलब साफ है वो उस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ है और जरूर तुम्हें पहचानता है। फर्क नहीं पड़ता सर, वो पहचाने ना पहचाने, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। 6 हफ्ते हो गए सर। 6 हफ्ते गुजर गए, क्या वो पैसे लेने आएगा? सर मुझे लगता है वो आएगा। आदमी शातिर है, जगह सोच समझकर चुनी है उसने। ये कपड़ा बाजार पुरानी दुकानों से भरा पड़ा है सर, और ज्यादातर दुकानों पर सीसीटीवी नहीं है। सर किडनैपर ने इतना वक्त जाने दिया शायद ये सोचकर कि इस दौरान पुलिस भी थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। ये गेम क्या है? संदिग्धों की लिस्ट क्यों नहीं है अभी तक हमारे पास? लिस्ट तो छोड़ो, एक भी संदिग्ध नहीं है। कुछ ना कुछ तो छूट रहा है हमसे, कहीं ना कहीं तो चूक रहे हैं। फिर से सुनसान जगह से फोन किया किडनैपर ने। मैं अभी वही हूँ। सुन योगेश, बाकी सारे काम एक तरफ करो, इस नंबर की डिटेल निकाल के दे मुझे अभी के अभी। कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया ना? बात तो करो। हेलो, जयराम परमार। हाँ, आप कौन? दिनेश देसाई बोल रहा हूँ। आपके बड़े भाई परवीन ने मुझे नंबर दिया था। हाँ, दिनेश भाई, बोलो बोलो। वो क्या है ना कि एक नई दुकान खरीदी है, उसका फर्नीचर बनवाना था। कब मिल सकते हो? दिनेश भाई, आज और कल थोड़ा टाइट है, परसों मिले क्या? कल नहीं मिल सकते? अगर कल मिल लेते तो अच्छा रहता, थोड़ा अर्जेंट है। नहीं दिनेश भाई, परसों ही हो सकता है, कल थोड़ा ज़रूरी काम है। देखो, अगर कल टाइम निकाल सकते हो तो कल आ जाओ, वरना परसों। लेकिन परसों पक्का? हाँ, परसों का एकदम पक्का है। 9:30 बजे सुबह मिलता हूँ मैं परसों। एड्रेस तो बोलो। प्रवीण भाई ने नया काम दिलाया। अभी आप कहाँ काम उठा रहे हो? पहले ये मामला तो निपट जाए। एक तो ये जिद्दी रजत कुछ भी नहीं खा रहा है, इतना कूटने के बाद भी मुंह नहीं खोलता है, और हमारा लकी भी सुन नहीं रहा है। बार बार जाकर के बेड के नीचे झांकता है। मुझे डर लग रहा है कि अगर कुछ बोल दिया उसने, किसी के सामने कुछ उगल दिया तो। उम्मीद करता हूँ कल के बाद रजत को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। आज रजत घर आएगा निर्मला? प्रार्थना कर रही हूँ अदिति बहन। और भावेश भाई गए हैं ना पैसे लेकर, देखना। लेकिन आज शायद वो पूरा वक्त खत्म हो जाएगा। पप्पा को लौटने दे, काम हो जाता है तो हम रजत को जाने देंगे। वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता बेटा, लेकिन प्लीज तब तक शांति से बैठा रहे। सर, पराग और जिग्नेश को भेजा है, अभी घूम रहे हैं उधर। अभी तक कोई स्पॉटिंग नहीं? अभी तक कोई स्पॉटिंग नहीं। टारगेट के पास से तो कोई नहीं गुजरा है। 5:30 हो चुके हैं, लगता है कोई नहीं आने वाला। पुलिस की तरह मंडराना कब बंद करेगी? जब तक भावेश को पुलिस पे भरोसा है वो लोग मंडराएंगे। जब हताश होकर वो उनसे दूर हटेगा तभी हमें मौका मिलेगा। मैडम, इस पुरुषोत्तम कला को ट्रैक करते करते अंकलेश्वर तक हो आया, जिसके नाम का सिम कार्ड दूसरे फिरौती कॉल में यूज हुआ था। मतलब सेम पैटर्न।
इस बार किसी पुरुषोत्तम वाघेला के डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं। हाँ मैडम, लेकिन इससे भावेश मेहता का कोई ताल्लुक नहीं। भावेश, क्या हम अपने रजत को फिर कभी देख पाएंगे? साहब, कपड़ा बाजार में ऐसी फील्डिंग लगाई थी जो किसी भी सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं थी। सबकी नजर आप पर, और आप पर जिसकी नजर थी उस पर हमारी नजर थी। अरे तो फिर वो बंदा स्पॉट क्यों नहीं हुआ? वो पक्का आपके मैदान छोड़ने का वेट कर रहा था। गेम यही है उसका। क्या गेम है कि हम थक कर हट जाएंगे केस से? क्या भावेश हमसे थक कर हमें हटा देगा और वो आएगा चुप पैसे लेके निकल लेगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वजह है साहब। अब आप लोग पैटर्न देखिए ना, अपहरण के बाद 1 हफ्ते तक बिल्कुल सन्नाटा, फिर एक फोन आता है वो भी फर्जी नंबर से, फिर 6 हफ्ते तक सन्नाटा, फिर दूसरे नंबर से एक कॉल आता है और फिरौती की रकम भी कम करता है, जगह भी फिक्स करता है, पर आता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आप अभी भी इस केस में लगे हुए हो। अबे गुरु, पर रजत को इतने दिन कहीं तो रखा होगा उसने। साहब, अब वो सब हम नहीं बता सकते हैं ना। कैसे हो रहा है? किडनैपिंग का एक सिंगल कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अरे बच्चा उठाना इतना आसान होता है क्या? स्टडी की होगी, बच्चा कहां से आता है, कहां से जाता है, स्कूल का रास्ता, कौन उसके साथ होता है, कौन उसके साथ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। सर, इस बात की संभावना तो पक्की है कि कोई चीखना चिल्लाना नहीं हुआ था। बच्चा अपनी मर्जी से किडनैपर के साथ गया था। मतलब जो भी था वो जान पहचान का था, बस कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। पर मैडम, सोचने वाली बात यह है, ये बंदा मतलब किडनैपर, उसको कैसे मालूम कि आप अभी भी इस केस में लगे हुए हो? और मान ले कि जानबूझकर उसने फिरौती कलेक्शन का नाटक भी किया है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये सिर्फ एक नेट प्रैक्टिस था आप लोग के खिलाफ। बहुत शाना बंदा है सर। अच्छा भावेश भाई, मैं चलता हूँ। जयराम, ऐसा भी क्या बिजी हो गया तुम्हें? ना मेरा फोन उठा रहा है, ना दिनेश भाई का फोन उठा रहा है। रवीन भाई, मैं शायद दिनेश भाई का काम नहीं उठा पाऊंगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ भाई। दरअसल मैं कुछ अर्जेंट काम निकल आया है। जयराम, चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्यों? नहीं, तू इतना हड़बड़ा कर ना, तू दरवाजे पे आए हुए काम को लात मार रहा है जयराम। अरे भाई, मैं लात वात नहीं मार रहा हूँ, और आप कृपा करो और मुझे अपने हिसाब से काम करने दो। 10 साल पहले जब ममता ने तुझे छोड़ा था और तेरे ऊपर दहेज का केस ठोका था और मुझे भी साथ में घसीटा था, तो कितनी मुश्किल से मैंने खुद को और तुझे उसमें से निकाला था। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो भाई? एक मुर्दे से सीख नहीं मिलती ना, तो बहुत सारे मुर्दे छाती पे बैठ जाते हैं आके। तो घर पे ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है कि 2 वक्त की रोटी कमाओ ईमानदारी से। ऐसे छोटे काम छोड़ने से बड़े काम नहीं आने वाले। सपने रात को देखा करो सोते वक्त, दिन में करो काम, ठोस काम। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाई, मैं सोचता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। कब तक जयराम, कब तक? जब तक पुलिस नहीं हटेगी तब तक। उससे पहले कुछ नहीं कर सकते। देखा, इतनी बारीकी से प्लान किया है और सब कुछ ठीक चल रहा था। पुलिस गोंद की तरह चिपकी हुई है, तो क्या कर सकते हैं? तुम्हें अंदाजा है इस लड़के ने तुम्हें, मुझे, लकी को कितनी बार देखा है? मेरी बात मानो, जल्द से जल्द पैसे लो और इसको जाने दो, नहीं तो कहीं हमारे गले का फंदा ना बन जाए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इसके परिवार वालों को हम पर शक नहीं हुआ। भावेश ने तुम्हारी आवाज नहीं पहचानी, लेकिन किस्मत को ज्यादा आजमाना नहीं चाहिए। भावेश, कल हम साय की तरह तुम्हारे आगे और पीछे खड़े थे, ये पता करने की कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है और कौन तुम पर नजर रख रहा है। और किडनैपर शायद यही चाहता है कि तुम थक जाओ हमसे, हमारे बगैर उसके साथ सौदा करो और पैसा दे दो। शायद किडनैपर कल इसलिए नहीं आया कि वो जानता था कि हम तुम्हारे आसपास। जतिन भी ये कह रहा था। जतिन, तुम्हारा मैनेजर, और क्या कह रहा था? यही सलाह दे रहा था कि पुलिस को शामिल मत करो इसमें, चुपचाप पैसे दे दो और रजत को ले आओ। पूरे 50 लाख है ना जतिन भाई? पूरे 50 लाख हैं। भावेश भाई, आप पुलिस को साथ लेके जाने वाले हो? हाँ, वो मेरे साथ रहेगी, लेकिन थोड़ा दूर रहेगी। क्यों? देखिए, ये जो भी कमीना है, ये हमारे रजत को जो उठा के लेके गया, वो साला जानता होगा कि आप पुलिस के साथ आने वाले हो। वो इसीलिए अब तक नचाते आया है। मेरा दिल ये कहता है कि अगर आप पुलिस को साथ लेके गए तो वो शायद पैसे लेने आएगा भी नहीं। लेकिन जतिन भाई, अगर पुलिस नहीं आई और वो बंदा पैसे लेकर गया और रजत को भी नहीं लौटाया तो? सामने वालों को पैसा चाहिए भावेश भाई, रजत नहीं। बस दिल मजबूत करो, बिना पुलिस के जाओ, पैसा दो और रजत को वापस लेके आओ। क्यों बोला मैं ऐसा? और क्या बोलता? 6 हफ्ते हो गए हैं, रजत अभी तक घर नहीं लौटा है।
भाभी जी की हालत खराब है, भावेश भाई कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। मेरा अपना बच्चा भी होता ना तब भी मैं यही करता। पर रजत तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है जतिन, तुम्हारे मालिक भावेश का बेटा है। वैसे रजत को तुम बचपन से जानते हो, तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, वो तुम्हारे साथ आसानी से कहीं भी आ जा सकता है। रजत को अगवा हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं, आप अभी तक 6 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हो, हाँ या ना? रजत कहां है जतिन? इंस्पेक्टर साहब, किडनैपर कहां है? आप अभी तक उस तक पहुंच क्यों नहीं पाए हो? मैं बताऊं? क्योंकि वो आपसे 6 कदम आगे है, और क्योंकि आप उससे कदम नहीं मिला पा रहे हो, आप मेरा गला पकड़ रहे हो। हम सिर्फ गला पकड़ते नहीं हैं जतिन, गले में हाथ डालकर सच भी निकलवाते हैं। लेकिन इस वक्त आप जो भी निकलवा रहे हो ना, वो केवल और केवल झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, आप कीजिए ना मेरे साथ, जो भी करना है आपको कीजिए। 8 साल से वफादारी से काम किया है मैंने भावेश भाई के लिए। 2 साल का था ये रजत, तब से गोद में खिलाया मैंने उसको, और मेरी आमदनी अच्छी है। और ना भी होती ना तो मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि जुर्म का रास्ता अपनाऊं। और अगर मुझे जुर्म का रास्ता अपनाना ही होता तो चुन चुन के मैं भावेश भाई का बेटा नहीं चुनता, जहां पर शक मुझ पे ही हो सकता है। शक तो बहुत पहले हो चुका है जतिन, अब तो बस शक को यकीन में बदलना है। मुझे सिर्फ इस बात का यकीन है कि बस आप हट जाइए सामने से, फिर वो बंदा सामने आएगा और पैसे लेकर रजत को लौटा देगा। उसके बाद आप टूट पड़िए ना उस पर, जहन्नुम से भी ढूंढ निकालिए उसको। लेकिन इस वक्त अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप उस बेचारे बच्चे की जान को जोखिम में मत डालिए। भावेश के मैनेजर जतिन परीख को हमने खूब खंगाला, पर उसके खिलाफ कुछ भी संदेहजनक नहीं मिला। हमने भावेश के घर से पहरा और नजर हटाने का नाटक रचा, ताकि अपहरणकर्ता गुमराह हो जाए कि हम वाकई में वहां नहीं हैं। पर भावेश का फोन लंबे अरसे तक बजा ही नहीं। हमें इस केस में एक भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था, पर हमसे भी कुछ गलतियां हुई थी, कुछ गंभीर गलतियां। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ जाहिर से सुराग हमसे अनदेखे हुए थे। हमने हमारे काम को अपना 100% नहीं दिया था। अब रजत के अपहरण को 3 महीने हो गए थे। हम तो भावेश के घर से हट गए थे, पर घर के सारे फोन्स की टैपिंग चालू रखी थी, और आखिरकार भावेश का फोन फिर बजा। हेलो। इस बार पुलिस के पास गए ना तो रजत सीधा ऊपर, समझे? नहीं, मैं वादा करता हूं मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कब से तुम्हारे पैसे रेडी रखे हुए, तुम जब कहो जहां कहो आकर दे जाऊंगा, लेकिन मेरा रजत मुझे लौटा दो। तो कल सुबह 11 बजे जीवा भाई रोड आना, वहाँ आके पहला राइट लेना और वहीं इंतजार करना। और भावेश, सिर्फ तुम अकेले और कोई नहीं। अगर तुम अकेले दिखे तो हम आकर पैसे लेंगे और फिर रजत तुम्हारे पास होगा। वादा करता हूँ सिर्फ मैं आऊंगा, सिर्फ मैं। सर भावेश को फिर से फिरौती कॉल आई थी। सर्विलेंस टीम ने हमें रिकॉर्डिंग भेजी है, लेकिन सर इस भावेश ने पर्सनली आके हमें नहीं बताया। ये फिरौती का कॉल किस नंबर से आया है? सर उसी नंबर से जो पिछली बार यूज किया गया था, पुरुषोत्तम वाघेला का। और इस बार किडनैपर्स ने लोकेशन भी दी है डिलीवरी की, कल 11 बजे। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे वाकई उनको पैसे देने हैं और मेरे रजत को घर लाना है। मुझे नहीं जानना सर वो किडनैपर कौन है, क्यों किया उसने ऐसा। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। हम किस मुंह से बोलें कि हम पे भरोसा रखो? क्या मालूम मम्मी। कोई बात नहीं, मैं दवाई देती हूँ, लेकिन स्कूल जाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं जाना, मुझे घर पर रहना है, आराम करना है। नहीं, स्कूल जाना ही होगा। तुम वापस आओ, मैं डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगी। तो अभी ले चलो ना डॉक्टर के पास। लकी सर मत खा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है तुझे। चुप। हेलो। अकेले हो ना भावेश? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, मेरा आदमी तुम्हारे पास बाइक रोकेगा, तुरंत पैसे उसके हाथ में दे देना। और रजत? जैसे ही मेरे आदमी के हाथ में पैसे आएंगे मैं अपनी टीम को फोन कर दूंगा। 10 मिनट में रजत अपने घर पे होगा। ठीक है, भेजो अपने आदमी को, मैं यहीं खड़ा हूँ। जयराम का फोन आया? अभी तक नहीं। उन्होंने कहा था पैसे हाथ में आने के बाद करेंगे। मेरे बच्चे को जल्दी भेजना प्लीज।
निकल गए यहाँ से, रास्ता ब्लॉक करो। हाँ, रजत घर आया? अभी तक तो नहीं भावेश भाई। वो किडनैपर ने पैसे ले लिए क्या? हाँ, मैंने खुद उसे पैसे दिए। उसने कहा कि रजत को 10 मिनट में घर भेजेगा, तो वो रजत किसी भी मिनट घर पहुंचता होगा। भावेश भाई का फोन था, बोल रहे थे कि रजत किसी भी वक्त घर आ सकता है। अदिति बहन, मैं बाहर खड़ी होती हूँ। हाँ, बाइक से उतर। हाँ निर्मला, पैसे। कीमत सिर्फ 20 लाख, काफी सस्ता सौदा है। कौन हो तुम भाई? देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हारे पास है। तुम्हारी औकात की पूरी खबर निकाली हमने। पैसे दे दे प्रवीण, वरना बच्चे को सच में मार देंगे और उसकी मौत तेरे सर होगी। सोच लो। मैं फिर से फोन करूंगा, जल्दी। हेलो हेलो हेलो। मेरे ही पास आया। फिर एक छोटे लड़के की जान खतरे में थी। हम रजत के केस में बुरी तरह चूके थे, लेकिन हम वो गलतियां कतई दोहराना नहीं चाहते थे। रजत के साथ क्या हुआ था, लकी के साथ क्या होने वाला था। बच्चों का अपहरण न सिर्फ बच्चों और उनके माँ बाप को भयंकर तकलीफ देता है, बल्कि गुनहगारों के घर वालों की जिंदगी भी दुश्वार कर देता है। इस केस में खासकर ऐसा हुआ था। कल के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रजत का अपहरण करता है। रजत के पापा भावेश मेहता की पहचान का था, पर भावेश को पता ही नहीं चल पाया। और लकी के अपहरण के पीछे किसका हाथ था, इन सभी जवाब। भांग वांग चढ़ा के तो नहीं आया ना प्रवीण? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। मेरे भाई जयराम के बेटे लकी का किडनैप हुआ है। फिरौती का फोन आया था, 20 लाख रुपए मांगे हैं। कहीं तेरा भाई जयराम खुद ही तो ये खेल नहीं खेल रहा है? एक किडनैपिंग वो पहले कर चुका है, बेल पर बाहर है। शायद तेरा भाई जयराम अपने बेटे को अगवा करने का नाटक कर तो उससे पैसा एंट्री की फिराक में है। नहीं साहब, वो जयराम की आवाज नहीं थी। और जयराम तो पिछले 4 दिन से अपने नए घर में दिखा भी नहीं, और उसका फोन भी बंद था। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। कुछ 3-4 दिन से जयराम भाई नहीं दिखे प्रवीण भाई। और मेरा भतीजा लकी दिखाई दिया? नहीं, उसे भी नहीं देखा। वहां से मैं लकी के स्कूल गया। 4 दिन से लकी स्कूल में भी एब्सेंट है। स्कूल वालों ने बताया कि 23 सितंबर से लकी स्कूल आया ही नहीं। ये फिरौती का कॉल किस नंबर से आया था? इससे आया था, और अभी बंद आ रहा है। साहब, जो भी हुआ उससे लकी का कोई संबंध नहीं। वो बच्चा था, बच्चा है। तेरे भाई जयराम को भी जमानत मिली है, वो रिहा नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। उसकी मुकदमे की तारीख नजदीक है। उसकी ड्यूटी है यहाँ थाने में आकर हाजिरी देने की। अब जयराम भी तो 4 दिन से गायब है। बस बस रहने दे। अबे 4 साल पहले तेरा भाई और उसकी बीवी एक बच्चे की जान के साथ खेले थे। अब बोल उसे खुद के बच्चे के साथ ऐसा ना करे। सर, जयराम कोई खेल नहीं खेल रहा है। लकी की आवाज इतनी डरी हुई थी। कोई बच्चा अपने बाप से इतना कैसे डर सकता है साहब? उसकी आवाज से लग रहा था कि वो किसी के कब्जे में है। साहब, वो अगवा हुआ है। चोर के घर में चोरी। और ये जो सस्पेंस किडनैपर है जिसने तेरे से 20 लाख रुपए मांगे हैं, तेरे पास है 20 लाख रुपए देने के लिए? हाँ है साहब। अच्छा, और ये बात तेरे भाई जयराम को मालूम है ना? हाँ साहब, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। जयराम ने कुछ नहीं किया साहब। कोई तो है जिसने जयराम पे नजर रखी होगी। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी सारी जानकारी इकट्ठी की होगी। जैसे तेरे भाई जयराम ने की थी रजत को अगवा करने के लिए। शायद सारे अगवा करने वाले ऐसे ही करते होंगे, और सब पकड़े भी जाते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं साहब, कुछ कीजिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देख, 2 दिन पहले जयराम की यहाँ थाने में हाजिरी थी। अगर आज शाम तक अगर उसने हाजिरी नहीं लगवाई तो उसे फरार घोषित करेंगे, जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, जयराम को ढूंढ लीजिए। मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। के पास ले जाती थी, हमेशा हमारी मदद करती थी। निर्मला तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि जयराम की मदद कर रही थी। तुम लोगों के साथ रहकर वो नजर रख रही थी हमारी हर चाल पर, तुम्हारे घर में हो रही हर बात पर। दरअसल निर्मला ही वो कड़ी है जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा रजत अगवा हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था निर्मला ऐसा करेगी। और जयराम भावेश भाई,
इतना बड़ा धोखा। तुम लोग जयराम को कैसे जानते हो? भावेश भाई ने पूरे घर का फर्नीचर बनवाया था, सन 2012 की बात है। ये इस जयराम को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जयराम ने निर्मला के साथ मिलकर ये सब किया? मतलब जयराम ने निर्मला से दोस्ती की और दोनों ने साल भर मिलकर ये प्लानिंग की? नहीं, जयराम ने अपने बयान में कहा है कि ये अपहरण का जो आइडिया है ये हाल ही में प्लान किया गया था और ये आइडिया दरअसल निर्मला सोलंकी का नहीं बल्कि उसके पति हरीश सोलंकी ने दिया था। ये थी वो सीरियस गलती जो हमने रजत किडनैपिंग केस में की थी। निर्मला सोलंकी पूरे समय वहीं थी, पर हमने उस पर हल्का सा शक करने के बाद बिना उसके बैकग्राउंड को खंगाले उसे अपने रडार के बाहर फिसलने दिया था। उसका बैकग्राउंड दरअसल एक जाहिर सा सुराग था। निर्मला का पति हरीश सोलंकी एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में आरोपी था। वो भरूच की एक जेल में कैद था। पैसे कैसे आने वाले थे? पापा को लगा था पैसे आएंगे। रेखा, मैंने सोच लिया। क्या मुंबई जाओगे काम की तलाश में? किसी को घर लाएंगे, एक बच्चे को। क्या? एक बच्चा अगवा करेंगे, फिरौती लेंगे लाखों की। क्या बके जा रहे हो तुम? होश में तो हो? तगड़ी पार्टी है, करोड़पति। बाप आंख मूंद के पैसे देगा। किसका बच्चा है ये? क्या करने की सोच रहे हो तुम जयराम? मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ। और वैसे भी ये मेरा प्लान नहीं है, मेरे एक दोस्त का है। माहिर है वो इस तरह के काम में। हरीश सोलंकी नाम है उसका। वो समर्थ कॉलोनी में काम मिला था ना उस घर का, तब मैं मिला था इस हरीश सोलंकी से। क्या बात है जयराम, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? हरीश भाई लगी पड़ी है, बहुत समय से पैसों की तंगी चल रही है। तुम उससे हाथ मिलाने गए, एक क्रिमिनल से? हाँ। हम क्रिमिनल लोग हैं क्या? कोई क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, हालात बनाते हैं, हमारे जैसे हालात। हमारे जैसे हालात पूरी दुनिया के हैं जयराम। ऐसी की तैसी दुनिया की रेखा। मुझे सिर्फ 3 लोगों की फिक्र है, लकी की, तुम्हारी और मेरी। बस एक काम कर लेंगे, थोड़े पैसे आ जाएंगे, जिंदगी ठीक हो जाएगी, पटरी पर आ जाएगी। देख यार, अगर मैं जमानत पर भी रिहा होता ना तो तेरे साथ मिलके कोई ना कोई काम जरूर करता, लेकिन इस बार जमानत की रकम बड़ी है। अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, और मेरी पत्नी निर्मला भी रकम जमा नहीं कर पाई। आप मेरी यहाँ से कोई मदद नहीं कर सकते क्या? मतलब कोई तरीका बता दो, और जो भी पैसे आएंगे उससे आपकी बेल भी हो जाएगी। ये चोरी डाका कोई दूध भात है क्या? तजुर्बा लगता है, गैंग लगती है। एक दूसरा रास्ता है मेरे पास, आसान भी, और तू अच्छा माल छाप लेगा। क्या तरीका है बताओ ना। भावेश याद है तुझे? भावेश मेहता, अरे मेरा पड़ोसी, वही जिसके यहाँ तूने फर्नीचर का काम किया था। हाँ, भावेश मेहता, पैसे वाला तो है। उसके घर पे डाका डालना है क्या? घर पे नहीं, दिल पे। दिल पर मतलब? भावेश और उसकी पत्नी, इन दोनों की जान बसती है उनके बेटे रजत में। मैं उसकी किडनैपिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन करेंगे कैसे? मतलब मैंने उसके बच्चे को देखा तो है, लेकिन वो मेरे पास आएगा क्यों? आएगा क्योंकि मेरी पत्नी निर्मला ने न सिर्फ रजत को देखा है बल्कि उसकी देखभाल भी की है। निर्मला ने गोद में खिलाया उसे, और वो उसे अदिति से बढ़कर मानता है। निर्मला मदद करेगी तेरी, लेकिन 50% उसका। निर्मला से बात हो गई है मेरी। बात भी हो गई तुम्हारी? बात पक्की भी हो गई। निर्मला को रजत की पूरी दिनचर्या मालूम है, कब स्कूल आता जाता है, कब अकेला रहता है। सही वक्त पे निर्मला रजत को मेरे हवाले कर देगी। और आप बच्चे को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, यहीं। यहाँ? और लकी? लकी बहुत छोटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कितने पैसे मांगने वाले हो तुम? हरीश ने बोला कि 75 लाख तो कहीं नहीं गए, इतना तो भावेश मेहता आराम से दे देगा। और उसका आधा उस निर्मला को जाएगा? हाँ, और प्रिया को निर्मला जो देना चाहे दे देगी। अब ये प्रिया कौन है? प्रिया हरीश की बहन है, वो हमारे इस प्लान में मदद करेगी। हम कल रजत को उठाएंगे, और उसके बाद जयराम कुछ भी हो, जो भी हालत में हो, मरने की हालत में हुए ना, तब भी मुझे फोन नहीं करोगे, ठीक है? और जो भी बात होगी वो मेरे और प्रिया के बीच होगी, और प्रिया तुम्हें बताएगी। हम दोनों के पास दूसरे फोन से बात करने के लिए। और जयराम, हम दोनों कभी फोन पर बात नहीं करेंगे। किसी जरूरी काम से तेरे पापा की फैक्ट्री जाना पड़ा, तो बोली कि मैं तुझे वहीं ले आऊं। अच्छा, चले? हाँ चलते हैं, लेकिन मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है। वो जो अंकल है वो मेरे सगे भाई हैं, वो तुझे छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है। आज। और ये टोपी तेरी मम्मी ने दी कि तुझे धूप ना लगे। ठीक है।
रजत दोस्त 2 मिनट वेट करोगे? छोटा सा काम है, उसके बाद सीधा तुम्हारे पप्पा की फैक्ट्री। ओके बॉस? ओके बॉस अंकल। बहुत गर्मी है ना, एक काम करते हैं। बेटा लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने बोला ना लकी, तू यहाँ नहीं रह सकता। हमने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। मैं मम्मी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे वहाँ रहने ही नहीं दे रहे थे। बस उस एक ही रात रहने दिया। फिर बड़े पापा मुझे अपने घर ले आए। मैं अश्विन भाई के कमरे में रहने लगा। रोज अश्विन भाई के साथ ही स्कूल जाता और उनके साथ ही लौट आता। मम्मी पापा सिर्फ तब मिलते जब वो कोर्ट आते। पापा बड़े पापा ने बोला था मुझे कि मम्मी पापा को जेल से बाहर लाना मुश्किल है। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। जमानत मतलब? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है ना। अगर कोर्ट इजाजत देगा तभी तुम्हारे मम्मी पापा बाहर आएंगे। लेकिन मुझे मम्मी पापा के साथ ही रहना है, तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहीं से स्कूल चला जाऊंगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो जेल है। जेल में ऐसे ही लोग रहते हैं जो गलत करते हैं। बड़े पापा, मम्मी पापा ने गलत काम क्यों किया? पता नहीं बेटा। काम के पीछे भागते भागते थक गया था मैं प्रवीण भाई। जब देखो पैसों की किल्लत लगी रहती थी। तू अकेला इस दुनिया में जिसे पैसे की किल्लत है, इसलिए तूने छोटे से बच्चे के साथ इतना बुरा सुलूक किया। कहां से आई इतनी हैवानियत? और तेरी घरवाली रेखा, वो भी एक औरत, एक बच्चे की माँ, लगभग लकी की उम्र का बच्चा। भूल हो गई हमसे भाई, मुझसे झेला नहीं गया, गलत कर दिया मैंने। गलत नहीं, जुर्म किया है तूने जयराम। हमेशा के लिए मुजरिम होने का टप्पा तेरे माथे पे लग गया, और रेखा के भी। अगर कोई तेरे लकी को ऐसे उठा ले जाता तो। रेखा और मुझे दिल से पछतावा है, सच में। एक बार जमानत करवा दो मेरी। हाँ, मैं तो जज को जेब में लेके घूमता हूँ ना। मुझे एक मौका दे दो प्रवीण भाई, मेरी जमानत करवा दो। मैं वो अपने हिस्से की जमीन बेच देना चाहता हूँ, और उससे जो पैसे आएंगे ना, मैं उससे नई जिंदगी शुरू करूंगा। कसम खा के कह रहा हूँ प्रवीण भाई, ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, रेखा की जमानत करवाऊंगा, और भवेश भाई से जाके खुद माफी मांगूंगा। वो तो फूल माला और आरती लेके बैठे तेरे इंतजार में ना। माफ करेगा वो तुझे। बदला, रजत के अपहरण का बदला। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है साहब। पर मुझे ऐसा लगता है कि भावेश का बदला नहीं, तेरे भाई जयराम का ही कोई पैतरा है। नहीं साहब, दरअसल जयराम कभी पैतरेबाज था ही नहीं, कारीगर आदमी है साहब। पता नहीं उस टाइम उसका दिमाग कैसे फिर गया था, लेकिन अब उसे उसकी गलती का एहसास है, और जमानत पे लौटने के बाद वो सुधर गया है साहब। वो ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता, और वो भी अपने बच्चे के साथ। जबकि लकी पे जो गुजरी है उसकी वजह से तो वो सुधरना चाहता है साहब। काम की तलाश कर, और अपने आप को ऐसी चीज से दूर रखना जो आगे चल के तुझे मुसीबत पर डाले, क्योंकि आदत है तुझे मुसीबत को दावत देने की। आप फिक्र मत करो प्रवीण भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे। तेरे हिस्से के 20 लाख मेरे पास ही रहेंगे। वो मैं तुझे तब दूंगा जब वाकई में तुझे उसकी जरूरत होगी। नए सिरे से शुरू कर, जान लगा दे काम में। रेखा की जमानत करवा, और जो कुछ हुआ उसे भूल के आगे बढ़। लकी के बारे में सोच। देख, उस नन्ही सी जान लकी ने इतनी सी उम्र में हद से ज्यादा तकलीफें झेली हैं, तो अब उसे कोई तकलीफ होने मत देना। तो साहब, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आदमी अगर एक बार जुर्म करता है तो हमेशा के लिए दुनिया उसे मुजरिम के तौर पे देखती है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता साहब, चाहे उसके साथ गलत क्यों ना हुआ हो। मैं मानता हूं कि जयराम ने गलत किया, लेकिन लकी निर्दोष है, उसे बचा लीजिए। मैं सच कह रहा हूं साहब, वो आवाज जयराम की नहीं थी। उसके 20 लाख मेरे पास पड़े हुए हैं। सर, मुझे लगता है भावेश मेहता बदला ले रहा है। अगर जयराम के बच्चे के साथ वही हुआ है जो मेरे रजत के साथ हुआ था, तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, मुझे उल्टा खुश होना चाहिए ना। भावेश, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी खुशी तुम जानो,
हमें सिर्फ इतना जानना है, क्या ये बदला है? आपका दिमाग खराब हो गया सर। भावेश, ये कोई जवाब नहीं हुआ। बोलो, किस बात का बदला ले रहे हो तुम? मैं ऐसे वाहियात सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अगर आपके पास मुझ पर शक करने की कोई वजह है तो कीजिए शक, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत लेकर आइए। अगर तुमने जुर्म किया है तो सबूत हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन भावेश एक बात समझ लो, बदला सही चीज नहीं है। क्या किडनैपिंग सही चीज है? आप लोग 3 महीने तक मेरे रजत को ढूंढ नहीं पाए, क्या वो सही चीज थी? 4 साल हो गए उस हादसे को। मेरी बीवी आज भी रात को नींद में चीखती है, दिन भर खामोश रहती है, मुट्ठी भर गोलियां खा के पड़ी रहती है। क्या वो सही चीज है? लेकिन बदले से कुछ नहीं बदलता, उल्टा दर्द का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। कोई जबरदस्ती हुई हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर जयराम का फोन बंद है और फिरौती का दूसरा कॉल भी नहीं आया। मुझे लकी की फिक्र हो रही है मैडम। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, आप एक बार भावेश से फिर से पूछताछ कीजिए। सर, भावेश के बर्ताव से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि लकी के अगवा होने से उसका कोई ताल्लुक है या नहीं, पर हो सकता है जो कुछ भी हुआ है उसका गुस्सा अब भी उसके अंदर पल रहा हो। जयराम एक आरोपी है, लेकिन जयराम को हमें ढूंढना होगा लकी को ढूंढने के लिए। सर, जयराम का फोन स्विच ऑफ हुआ 22 सितंबर की रात को, उसी के एरिया में जहां उसने नया घर खरीदा है। भावेश के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? हो सकता है उसने ये कांड किसी के थ्रू करवाया हो, बदला लेने। ऐसा कोई शक करने वाला नंबर नजर तो नहीं आया सर। रजत का आरोपी हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं। निर्मला रजत और उसके परिवार को जानती थी। निर्मला की मदद से ही पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। इस केस में भी क्या कोई ऐसा है? रजत के केस में निर्मला ने प्लान एग्जीक्यूट जरूर किया था सर, लेकिन मास्टरमाइंड जेल में बैठा उसका पति हरीश सोलंकी था। ये जयराम भी तो जेल में था। हो सकता है जेल के किसी बंदे का इस्तेमाल हो इस कांड में। शायद कोई जयराम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि जेल से उसके छूटते ही उस पर वार कर सके। शायद वो भावेश भी हो सकता है। जोशी, पता करो कि जेल में जयराम के करीब कौन था और उसके साथ रंजिश किसकी थी। जयराम का अभी तक कोई पता नहीं चला। और लकी का? किडनैपर्स ने फोन ही नहीं किया फिरौती के लिए दोबारा, जैसे हमने नहीं किया था जब हमने रजत को। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है प्रवीण भाई। हमारे किए की सजा हमारे लकी को मिल रही है। लेकिन पुलिस अब केस को सीरियसली ले रही है। वो जयराम और लकी को ढूंढने की कोशिश तो कर रही है। लकी ने कुछ गलत नहीं किया प्रवीण भाई। हम लोग पुलिस की मदद कर सकते हैं। जयराम जब जमानत के बाद तुमसे मिलने जेल आया था तो उसने तुम्हें किसी के बारे में कुछ बताया था? मतलब क्या जयराम ने किसी को बताया कि उसे जमीन बेच के 20 लाख मिले हैं? क्योंकि अगवा करने वाला जानता है कि उसके हिस्से के 20 लाख मेरे पास पड़े हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे लगता भी नहीं है कि वो किसी को कुछ बताएंगे। मेरे, आपके और जयराम के अलावा किसी को कुछ कैसे पता हो सकता है? वैसे किस जुर्म के लिए अंदर गया था ये? अमित भव सर जी, ये नंबर 444567898 जिसे प्रवीण परमार को फिरौती को कॉल गया था, ये नंबर अमित भाव सर के नाम पे रजिस्टर्ड है। 20 लाख कीमत है लकी की जान की। कौन हो तुम भाई? अमित भव सर का कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास सारे के सारे मुझे तुरंत भेज दीजिए। ये अमित भावसार का केस, आउटर सूरत पुलिस का केस, हथियारों के साथ पकड़ा गया। उसका साथी था कुणाल गोहिल। ये रहा।